तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 3 अगस्त की, साथ ही में दिन है बुधवार का। वहीं अपने देश की हिंदी तिथि है शुक्ला षष्ठी और महीना है श्रावण का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। देश की 80% आबादी पी रही है जहरीला पानी। राज्यसभा में सरकार ने कहा कि ज्यादातर राज्यों में भूजल है जहरीला। साथ ही कहा पीने का साफ पानी राज्यों की है जिम्मेदारी। जी हाँ, केंद्र यानी कि भारत सरकार ने बीते सोमवार को राज्यसभा में कहा कि देश में पानी की गुणवत्ता बिगड़ रही है। सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक अब तक हम जो पानी पीते आ रहे हैं वो जहरीला है। साथ ही बताया गया है कि देश के लगभग सभी राज्यों के ज्यादातर जिलों में ग्राउंड वाटर में ज्यादा मात्रा में जहरीले एलिमेंट पाए गए हैं। इस मामले में भारत सरकार ने एक और जानकारी दी है और कहा है कि शहरों की तुलना में गाँव में ये समस्या ज्यादा गंभीर है। साथ ही भारत सरकार की तरफ से राज्यसभा में ये भी जानकारी दी गई है कि राज्यों के अंदर साफ पानी मौजूद हो, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। साथ ही पीने वाले पानी के अंदर जो खतरनाक एलिमेंट पाए जा रहे हैं उनको लेकर तो यहाँ तक कहा गया है कि इनसे किडनी को खतरा हो सकता है। साथ ही में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी तक का खतरा है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। खत्म हो सकता है 12% का जीएसटी स्लैब, मंत्रियों का समूह है इसके पक्ष में। जी हाँ, जीएसटी रेट्स के युक्तिकरण और समीक्षा के लिए बनाए गए मंत्रियों के समूह 12% जीएसटी स्लैब रेट को खत्म करने के पक्ष में है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रियों के समूह के सदस्यों का मानना है कि जिन वस्तुओं पे 12% जीएसटी वसूला जाता है, कुल जीएसटी कलेक्शन में उसकी हिस्सेदारी केवल 8% है। साथ ही दोस्तों आप में से अक्सर को पता होगा कि अभी जीएसटी के 4 स्लैब हैं, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% शामिल है। तो अगर 12% वाले जीएसटी स्लैब को हटा दिया जाता है तो जिन चीजों पर अभी 12% का जीएसटी लगता है उन पे या तो 18% या 5% का जीएसटी लगाना होगा। अगर 18% का जीएसटी लगता है तो इन सामानों के दाम बढ़ जाएंगे। वहीं अगर 12% वाले सामानों को 5% के जीएसटी स्लैब में लाया जाता है तो फिर ये सामान सस्ते हो सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दुनिया की आखिरी सेल्फी में दिखाई देगा तबाही का खौफनाक मंजर। वायरल हो रही है एआई द्वारा बनाई गई तस्वीरें। जी हाँ, आपने अपने फोन से न जाने कितनी सेल्फी ली होंगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया की आखिरी सेल्फी कैसी होगी? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दुनिया की आखिरी सेल्फी कैसी होगी। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर चलने वाले एक इमेज जनरेटर ने दुनिया की आखिरी तस्वीरों के इंप्रेशन बनाए हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई ने जो अंदाजा लगाकर तस्वीरें बनाई है, इन तस्वीरों में अजीब से इंसान दिख रहे हैं जो किसी एलियन की तरह लगते हैं। इन सेल्फी वाली फोटो में जो बैकग्राउंड का मंजर है वो काफी ज्यादा भयानक है। ऐसा लग रहा है पीछे पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। दोस्तों अगर आप एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि तकनीक की दुनिया में ये एक ऐसा कारनामा है, एक ऐसा सिस्टम है जो कई सारे काम खुद ही से कर सकता है अपने पिछले डेटा और जो उसके पास जानकारी है उसके आधार पर। तो अगर आपकी दिलचस्पी साइंस की बातों में होगी तो आपको पता होगा कि कई सारे वैज्ञानिक या कई धर्मों में ये बताया जाता है कि आने वाले दिनों में हमारी जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी। तो हो सकता है इस तरह की जानकारी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के पास होगी और उसने इसी के आधार पर दुनिया की आखिरी सेल्फी फोटो बनाई। आइए चलें अगली खबर की तरफ। चाइना की वार्निंग के बावजूद ताइवान पहुंची अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी। यूएस के 24 फाइटर प्लेन ने दिया सिक्योरिटी कवर। अब चीन ने एक और धमकी दी है कि मिलिट्री एक्शन जरूर लेंगे। जी हाँ, अमेरिका के संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी आखिरकार ताइवान की राजधानी ताइपेई पहुंच गई। साथ ही एक और जानकारी के मुताबिक अमेरिका के इतने बड़े ओहदेदार के ताइवान आने पर चाइना की तरफ से हमला करने तक की धमकी दे दी गई है। साथ ही एक और जानकारी के मुताबिक जैसे ही बीती रात लगभग 8 बजे नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, वैसे ही चाइना के कई फाइटर प्लेन ताइवान के बॉर्डर के आसपास मंडराने लगे। अब जब दोस्तों चीन इतना सब कुछ कर रहा है तो अमेरिका भी तो कुछ कर रहा होगा। तो इसी कड़ी में खबर आई है कि रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ताइवान की सेनाएं चीन से निपटने के लिए तैयारी कर चुकी हैं। अमेरिकन नेवी के 4 वॉरशिप हाई अलर्ट पर हैं, ताइवान की समुद्री सीमा में गश्त कर रहे हैं। अगर चीन की तरफ से कोई हिमाकत की गई तो अमेरिका और ताइवान उस पर दोनों तरफ से हमला कर सकते हैं और दुनिया में छिड़ जाएगी एक भयंकर जंग। दोस्तों ये खबर या इस तरह की खबरें सुनने के बाद आपको लगता होगा कि आखिर चाइना और ताइवान में ऐसा क्या चल रहा है और ये जो अमेरिका जो ताइवान से इतना दूर है ये इस पूरे मामले में क्यों घुस रहा है। तो आइए आपको अगली खबर में विस्तार से बताते हैं इसके बारे में, लेकिन इन शॉर्ट में, ताकि आप बोर ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये बिल्कुल सही बात है कि किसी जमाने में ताइवान चाइना का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि एक समय ऐसा आया कि दोनों अलग हो गए। आपको बता दें ये पूरा मामला 1895 से सन 1949 के आसपास का है। अब चाइना और ताइवान अलग तो हुए लेकिन फाइनली अलग नहीं हो पाए, यानी कि अलग होने को लेकर कोई फाइनली पॉलिसी नहीं बन पाई। तो अब जब दोनों देशों का अलग होना सही से नहीं हो पाया, इसी की वजह से चाइना ये आज भी दावा करता है कि ताइवान उसी के चाइना का हिस्सा है और वो एक न एक दिन उसे अपने कंट्रोल में जरूर ले लेगा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ ताइवान कहता है
कि वो एक आजाद और लोकतंत्र देश है। तो दोस्तों अब ये पूरी जानकारी जानने के बाद आपको लग रहा होगा तो फिर अमेरिका बीच में क्या कर रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें केवल अमेरिका के लिए नहीं बल्कि ताइवान दुनिया के कई देशों के लिए बड़ा ही अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से तो ये खुल्लम खुल्ला चेतावनी दे दी गई थी कि अगर चाइना ताइवान पे हमला करता है तो वो मिलिट्री एक्शन लेंगे, यानी कि दोनों देशों के बीच जंग हो जाएगी। अब यहाँ तक की जानकारी जानने के बाद आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि ताइवान देश के पास ऐसा क्या है कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया उसको इतनी अहमियत देती है। तो आइए अब आपको बताते हैं इस अहमियत के बारे में। जानकारी के मुताबिक फोन, लैपटॉप, घड़ी से लेकर कार तक में लगने वाले ज्यादातर चिप ताइवान में बनते हैं। ताइवान की वन मेजर कंपनी दुनिया के आधे से ज्यादा चिप का उत्पादन करती है। इसी वजह से ताइवान की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए काफी मायने रखती है। अगर ताइवान पे चीन का कब्जा हो जाता है तो दुनिया के लिए बेहद अहम इस उद्योग पर चीन का कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद चीन की मनमानी और बढ़ सकती है। अभी हाल ही में जिन लोगों ने एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई किया होगा तो एटीएम कार्ड आने में काफी ज्यादा समय लगा होगा। आपको बता दें एटीएम कार्ड में जो चिप लगती है उनमें से कई सारी चिपें ताइवान से बनकर आती हैं। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश में अब हो गए हैं मंकी पॉक्स के 8 मामले। अब WHO ने कहा है कि जो भी मरीज के संपर्क में आएगा उससे खतरा है। जी हाँ, भारत में अब मंकी पॉक्स के 8 मामले हो गए हैं। अभी हाल ही में बीते रोज केवल 6 मामले थे। केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने कंफर्म कर दिया है कि केरल में मंकी पॉक्स से एक मौत भी हो गई है। इसकी जानकारी हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में दी थी। मरने वाले की उम्र केवल 22 साल थी, यानी कि एक 22 साल का व्यक्ति मंकी पॉक्स वायरस की वजह से मर गया है। मंकी पॉक्स को अब तक लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन मंकी पॉक्स की वजह से देश में हुई पहली मौत के बाद इसको लेकर सावधानी बढ़ गई है और आम जनता को भी सचेत रहने की जरूरत है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि दुनिया भर में मई के बाद 78 देशों में मंकी पॉक्स के लगभग 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही आपको बता दें मंकी पॉक्स वायरस के भी कई स्ट्रेन हैं। आसान सी भाषा में कहें तो कई वेरिएंट हैं। मंकी पॉक्स के कांगो स्ट्रेन यानी कि वेरिएंट पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन से ज्यादा घातक है और इस वाले स्ट्रेन में मृत्यु दर 10% है, यानी कि अगर 100 लोगों को मंकी पॉक्स होता है तो 10 लोगों की जान जा सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। तलाक हसन के खिलाफ एक और याचिका दायर हुई। अब मुंबई की एक महिला पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, मुस्लिम समाज में प्रचलित तलाक हसन व्यवस्था से पीड़ित महिलाओं का देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना जारी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब मुंबई की रहने वाली नजरीन निशा ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में तलाक हसन और ऐसी दूसरी व्यवस्थाओं को निरस्त करने की मांग की गई है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ तलाक बोलकर शादी रद्द करने को असंवैधानिक करार दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तलाक पर रोक लगाई थी उसे तलाक बिदअत कहते हैं, पर जो तलाक हसन है वो अभी भी जारी है। जो लोग तलाक हसन के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बिल्कुल आसान सी भाषा में केवल समझाने के लिए बता दें कि तलाक बिदअत में ऐसा होता है कि कोई पति एक साथ 3 तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और शादी खत्म हो जाती है। हालांकि जो तलाक हसन है वो तलाक बिदअत से थोड़ा सा अलग है। तलाक हसन में भी 3 बार तलाक दी जाती है, लेकिन एक महीने के गैप पर, यानी कि तलाक हसन में कोई पति एक बार तलाक शब्द का इस्तेमाल करता है। अगर इसी बीच पति पत्नी के बीच सुलह हो जाती है तो वो दोबारा साथ में रह सकते हैं। फिर आगे जीवन में चलकर कभी कोई टकराव होता है तो वो दोबारा तलाक शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, तो ये उसकी दूसरी तलाक होगी और फिर उसको 1 महीने मिलते हैं। अगर फिर से पति पत्नी सुलह कर लेते हैं तो वो रह सकते हैं, लेकिन जब 3 बार तलाक दे दी जाती है तो फिर पति पत्नी साथ में नहीं रह सकते। और तलाक हसन के बारे में ये बताया गया है कि 3 बार तलाक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए हर एक तलाक के बाद कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। तो कई मुस्लिम महिलाओं का यही ऐतराज है कि एक महीना का गैप करके 3 तलाकें दे दी जाती हैं और ये पुरुषों को एक तरफा हक देती हैं तलाक देने का, यानी कि शादी को खत्म करने का। हालांकि जो धर्म के विद्वान हैं वो इसके बारे में कई और बातें बताते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। एशिया कप का शेड्यूल हुआ जारी। आने वाले 28 अगस्त को भारत का सामना होगा पाकिस्तान से। यूएई में होगा ये टूर्नामेंट। जी हाँ, एशिया कप 2022 का शेड्यूल जारी हो चुका है। बीसीसीआई की तरफ से इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 27 अगस्त से शुरू हो रही इस टूर्नामेंट में भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होगा और जिस दिन भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा वो तारीख है 28 अगस्त। इन दोनों टीमों को यानी कि इंडिया पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है। ग्रुप ए में कुल 3 टीमें हैं। भारत और पाकिस्तान के अलावा क्वालिफायर राउंड में जीतने वाली टीम इस ग्रुप में जगह बना लेगी। वहीं श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को ग्रुप बी में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक इस टूर्नामेंट में कुल 13 मैच खेले जाएंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अलकायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को 2 मिसाइलों के जरिए अमेरिका ने मार गिराया। हालांकि ये मिसाइलें ऐसी हैं कि जिससे केवल आतंकी मरते हैं। एक और खास बात कि ये मिसाइल विस्फोट भी नहीं होता। जी अमेरिका ने काबुल में अलकायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को 2 मिसाइलें दागकर मार गिराया है।
हालांकि उस जगह पर धमाके का कोई निशान नहीं दिख रहा है और न ही किसी तरह की कोई कैजुअलिटी है। जाहिर बात है इसके बाद से ये चर्चा है कि अमेरिका ने कौन सी ऐसी मिसाइल दागी है जो कि फटा भी नहीं और जवाहिरी को मार भी गिराया। तो आपको बता दें इसका जवाब है R9X हेलफायर मिसाइल, जिसे निंजा भी कहते हैं। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल में विस्फोट के बजाय 6 रेजर जैसे ब्लेड लगे होते हैं जो टारगेट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने इसी सीक्रेट किलर मिसाइल से जवाहिरी को मारा है। बताया गया है कि MQ-9 रीपर नाम का ड्रोन R9 मिसाइल को लेकर जवाहिरी को मारने के लिए उड़ता है। जाहिर बात है यह पूरा ड्रोन कंट्रोल हो रहा था अमेरिका से। इसके बाद ड्रोन टारगेट को लॉक करके मिसाइल को छोड़ता है, यानी कि वही वाली मिसाइल जिसमें रेजर जैसे ब्लेड लगे होते हैं। टारगेट के पास पहुंचते ही इसके 6 ब्लेड बाहर आते हैं और जो टारगेट है उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। बताया गया है इस मिसाइल के ब्लेड कार के साथ बिल्डिंग की छत को भी काट सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। नागपुर से दिल्ली के लिए निकली लड़कियों को पुलिस ने आधी रात उठाया, फोटो और वीडियो डिलीट कराए, सिम तोड़े, थप्पड़ मारे। आइए बताएं इसकी ज्यादा जानकारी। जी SSC GD 2018 के तहत पैरामेडिकल फोर्सेस के लिए लिखित, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर चुकी 35 लड़कियों समेत 160 अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर 62 दिन से पद यात्रा पर हैं। जानकारी के मुताबिक ये निकले हैं नागपुर से पैदल दिल्ली पहुंचने के लिए। उनकी ये मांग है कि जैसा कि वो चाहते हैं वैसा उन्हें रोजगार मिले। वैसे ये मामला खास जुड़ा हुआ है SSC GD 2018 से। तो जंगल, पहाड़, कड़ी धूप, बारिश, पथरीला रास्ता, बारिश समेत पथरीला रास्ता और प्रशासन की बदसलूकी जैसी तमाम परेशानियां सहते हुए ये बेरोजगार अभी हाल ही में 27 जुलाई को हरियाणा के पलवल पहुंचे, जहां पहले दिन रोककर पुलिस ने इन्हें परेशान किया। भास्कर.com की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। फिर 1 अगस्त देर रात इन्हें जबरन बस में ठूंसकर अलग अलग ले जाकर छोड़ दिया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने लड़कियों से बदसलूकी की, अभ्यर्थियों के सिम तोड़ दिए, उनके फोन और सोशल मीडिया से कई फोटो और वीडियो जबरदस्ती डिलीट करवाए गए। नागपुर से दिल्ली पैदल मार्च निकाल रहे बेरोजगारों में से एक शंकर मधुकर ढोके नाम के एक युवा ने रात लगभग 12:30 बजे भास्कर की रिपोर्टर से संपर्क किया। इसी दौरान उन्होंने ये सारी जानकारी दी कि कैसे कैसे उन्हें बस वगैरह में बिठाकर अलग अलग छोड़ दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि पुलिस वालों ने लड़कियों पे हाथ भी उठाया। इसी की वजह से कई सारे अभ्यर्थी पुलिस के रवैये से डरे हुए हैं। अभ्यर्थी शंकर के मुताबिक उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अमेरिका ज्यादा ताकतवर देश है या चाइना। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? अपना जवाब वीडियो को पूरा देखने के बाद जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 2024 की ईद पर आएगी धूम 4 मूवी। अक्षय कुमार फिल्म में नेगेटिव लीड रोल में नजर आएंगे। अभिषेक बच्चन हो सकते हैं इस पार्ट 4 से बाहर। जी हाँ, यश राज फिल्म की हिट फ्रेंचाइजी धूम के चौथे पार्ट को लेकर मार्केट में दोबारा चर्चाएं हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक अगले साल इस बैनर यानी कि यश राज की 2 बड़ी फिल्में पठान और टाइगर 3 रिलीज होंगी। इन दोनों फिल्मों के बाद यानी कि साल 2024 की ईद पर बिग बजट फिल्म धूम 4 की सौगात देने के लिए तैयारी कर रहा है। फिल्म से जुड़े सूत्रों ने धूम 4 को लेकर कई जानकारियां दी हैं और बताया है कि इस बार नेगेटिव लीड रोल में अक्षय कुमार नजर आ सकते हैं। वहीं अभिषेक बच्चन को लेकर ये कहा गया है कि वो इस पार्ट 4 से बाहर हो सकते हैं। मूवी जगत से देखें एक और बड़ी खबर अगली खबर में। अल्लू अर्जुन ने शुरू की पुष्पा 2 की तैयारी। पुष्पा मूवी के दूसरे पार्ट में स्टाइलिश लुक में नजर आएंगे अल्लू अर्जुन। जी हाँ, साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने फिल्म पुष्पा द राइज की सफलता से बॉक्स ऑफिस पे इतिहास रच दिया है। पुष्पा के पहले पार्ट के बाद अब वो फिल्म का दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। इसके लिए अल्लू अर्जुन ने फिल्म की तैयारी भी शुरू कर दी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा 2 के लिए अल्लू ने 2 लुक को ट्राई किया है। अब बस उन्हें फिल्म के लिए दोनों में से किसी एक लुक को फाइनल करना है। बताया गया है कि वो पुष्पा के पार्ट 2 में पहले वाले फिल्म के मुकाबले थोड़ा स्टाइलिश नजर आएंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में हुए दोषी करार। भारत समेत कई देशों से अरबों का चंदा लिया, 13 अकाउंट्स में ब्लैक मनी छिपाई। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी तहरीक इंसाफ यानी कि PTI पार्टी को 8 साल पुराने फॉरेन फंडिंग केस में दोषी करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि ECP ने इमरान को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके तमाम अकाउंट क्यों न सीज कर दिए जाएं। जानकारी के मुताबिक साल 2010 में इमरान खान की जो पार्टी है PI वो अपने पैर जमा रही थी। इमरान खान और उनकी पार्टी PTI पे आरोप थे। तो साल 2010 और उसके बाद के आसपास इमरान खान ने कई देशों से चंदा लिया अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। तो इमरान खान और उनकी पार्टी PTI पर आरोप है कि उन्होंने भारत समेत कई देशों से अरबों रुपए का फंड जुटाया, लेकिन इसकी जानकारी न तो सरकार को दी और न ही इलेक्शन कमीशन को दी और न ही फाइनेंस मिनिस्टर को दी। तो इसी पैसे के धोखाधड़ी से जुड़े मामले में उनको दोषी करार पाया गया है। क्या पता इसकी वजह से आने वाले दिनों में उन्हें भी जेल वगैरह में डाल दिया जाए।
आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 3 अगस्त 2022 को ये रहेगा पूरे देश में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 3 अगस्त को केरल में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पे बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में, उत्तरी बिहार में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, विदर्भ में, तेलंगाना में और मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ इन राज्यों के भी कुछ स्थानों पे भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी आज पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी राजस्थान में, रायलसीमा में, कोंकण में, गोवा में, साथ ही मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश में पहली बार बूस्टर डोज के लिए मिक्स कोरोना वैक्सीन की सिफारिश की गई। अब सरकार को लेना है फैसला। जी हां, NTAGI ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों खुराक लगवा चुके लोगों को एहतियाती खुराक जिसे बूस्टर डोज या कह लें तीसरी खुराक के तौर पर बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित कॉर्बेवैक्स वैक्सीन देने की सिफारिश की है। यानी कि देश के अंदर ऐसी सिफारिश पहली बार मतलब कि कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज यानी कि तीसरी खुराक को लेकर कि पहली और दूसरी खुराक के तौर पे जो वैक्सीन लगी है तो उससे हटकर कोई अलग तरह की वैक्सीन लगाई जाए तीसरी खुराक के रूप में। और ज्यादा आसान सी भाषा में कहें तो अभी ऐसा है कि जिन लोगों ने पहली और दूसरी खुराक कोवैक्सीन या कोविशील्ड की ली है तो उन्हें तीसरी खुराक भी इसी वैक्सीन की लेनी पड़ती है। लेकिन अगर सरकार मंजूरी दे देती है इस कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को तो आपने चाहे कोविशील्ड लगाई हो, तो आपने चाहे वैक्सीन की दूसरी खुराक कोविशील्ड की ली हो या कोवैक्सीन की, इसके बावजूद भी तीसरी खुराक के रूप में कॉर्बेवैक्स नाम की वैक्सीन लगवा सकेंगे। आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट पूरे देश को लेकर सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। बीते रोज एक बार फिर से मिले 13,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 34 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 13,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,39,792 हो गई है। यानी कि अब देश में कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया 34 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण केवल एक दिन में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 17,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। महाशिवरात्रि पे ट्वीट करना अक्षय कुमार को पड़ा भारी। लाल सिंह चड्ढा मूवी के बाद अब ट्विटर पे ट्रेंड हुआ बायकाट रक्षाबंधन। जी हाँ, सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा और अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन 11 अगस्त को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर ट्विटर पे कई सारे लोग ये ट्रेंड करवा रहे हैं कि इस फिल्म का बायकाट होना चाहिए। उन पे यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाते हैं। वहीं अब ताजा मामला है अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन को लेकर। जानकारी के मुताबिक लाल सिंह चड्ढा के बाद अभी हाल ही में ट्विटर पे ट्रेंड किया बायकाट रक्षाबंधन मूवी, यानी कि इस फिल्म को भी ना देखने के लिए कहा जा रहा है कई लोगों की तरफ से। दोस्तों, असल में पूरा मामला यह है कि अक्षय कुमार वाली फिल्म की स्क्रिप्ट कनिका ढिल्लों ने लिखी है। हालांकि जब से इस लेखिका के हिंदोफोबिक ट्वीट सामने आए हैं तभी से सोशल मीडिया पे विवाद खड़ा हो गया है। यानी कि लेखिका कनिका ढिल्लों के कई ट्वीट जिनमें उन्होंने जाहिर तौर पे भाजपा और पीएम मोदी, लेखिका कनिका ढिल्लों के कई ट्वीट जिनमें उन्होंने जाहिर तौर पर भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पे निशाना साधा है। तो इसी की वजह से अभी हाल ही में कुछ नेटिजन्स ने ये दावा भी किया है कि कनिका ने बार बार हिंदू मान्यताओं और धार्मिक भावनाओं पे हमला किया है, इसीलिए उनकी इस फिल्म का बहिष्कार होना चाहिए। तो फिल्म जो बायकाट करने के लिए कहा जा रहा है तो इसकी मेन वजह है फिल्म की लेखिका कनिका ढिल्लों, जिनके बारे में यह आरोप लगाया गया है कि वो कई बार हिंदू धर्म के बारे में ठेस पहुंचाने वाली बातें कहती हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश के गृह मंत्री अमित शाह बोले कि आज दुनिया किसी भी मुद्दे पर तब तक कोई फैसला नहीं लेती जब तक पीएम मोदी अपनी राय नहीं देते। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का सम्मान बढ़ाकर इसे दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बना दिया है। एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सभी लोगों से अपने घर पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की है। आपको बता दें, इससे पहले भी पीएम मोदी 2 बार या इससे भी ज्यादा बार देश की पूरी जनता से ये अपील कर चुके हैं कि 13 से 15 अगस्त के बीच चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। तो इसी की वजह से सभी लोगों से ये अपील और आग्रह किया जा रहा है कि वो अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराएं। तो इसी तरह की अपील अब अमित शाह ने भी की है। पीएम मोदी के अलावा अमित शाह ने भी कहा है कि झंडा फहराने के अलावा आपके सोशल मीडिया की जो डीपी है, यानी कि जो प्रोफाइल पिक्चर है, उस पर भी तिरंगा लगाएं। साथ ही अमित शाह ने ये भी कहना चाहा कि अब दुनिया की नजर में अपने देश की अहमियत ऐसी हो गई है कि आज दुनिया किसी मुद्दे पर तब तक कोई फैसला नहीं लेती जब तक प्रधानमंत्री मोदी अपनी राय नहीं देते।
आइए चलें अगली खबर की तरफ। योगी कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, श्रम विभाग में दुकानों का अब सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन होगा। जी हां, उत्तर प्रदेश श्रम विभाग में दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों का पंजीकरण अब सिर्फ एक बार कराना होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पर दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीकरण का नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। हर 5 साल पर दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों यानी कि कमर्शियल इंस्टॉलेशन के पंजीकरण का नवीनीकरण यानी कि रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अधिनियम 1962 के तहत दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, लेकिन अभी तक जो सिस्टम चला रहा था उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हर 5 साल पर रजिस्ट्रेशन को रिन्यू भी करवाना पड़ता था। लेकिन अब यूपी की सरकार ने ये कह दिया है कि रिन्यू करवाने का झंझट नहीं होगा, केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि इसके लिए दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों की प्रत्येक कैटेगरी के लिए निर्धारित वार्षिक शुल्क की 15 गुना धनराशि रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पे एक मुश्त जमा करनी होगी। तो दोस्तों, आज 3 अगस्त 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।